हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक कंधा उछलते ही किन्जे ने एक बैग को किक किया। ये क्या हो सकता है? जब किन्जे ने जिप खोली तो उसका चेहरा हैरानी से बादल गया। तब तक बाओ बाओ भी भाग कर आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और 5 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। हे दीदी को भी अच्छे कपड़े चूज करना आता है, दिल वाले कपड़े, है ना? मेरी चीजों को ऐसे हाई मैट छूना। दीदी, काम पर इतने सारे कपड़े क्यों लाती हो? क्या डांस प्रैक्टिस नहीं करती क्या? प्रैक्टिस में बहुत गर्मी और पसीना आता है। तुम्हें लगता है मैं पूरा दिन एक हाई आउटफिट पहनती हूँ क्या? तो ठीक है, मैं रिलीव्ड हूँ। किस बात के लिए रिलीव्ड हो? हाँ, कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम पर जाते नहीं, बस आलसी बनना जानते हो। सिस्टम ने मिशन भेजा है तो कैसे नहीं आता? मैंने सुना है आपके एमवी की रैंकिंग का कंपटीशन बहुत टफ है। रैंकिंग क्या होता है? क्या गेम खेल रहे हो? लॉग आईएससी टॉप स्पॉट के लिए लड़ना कहते हैं। तो क्या इस महीने सेल्स चैंपियन बनने की कोई उम्मीद है क्या? ये थोड़ा मुश्किल है लगता है। अब तो मुझे ही खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि मैनेजर दीदी खाना लेकर आई। मैं आपके लिए कुछ गाने लिखूंगा। क्या अभी भी म्यूजिक चेंज करने का टाइम है? तुम गाने लिखते हो? तुम तो बिजी ना। किसने कहा मेन फ्री नहीं था? तो जब ये बात हुई, मैनेजर दीदी तो नया गाना सुनते ही खुशी से झूम उठी। मेन ट्यूरेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गया और सबको बता दिया। प्रेपरेशन के बाद बाओ बाओ रिकॉर्ड करने चला गया। बाओ बाओ अंदर गया और टैन जैक का लिखा हुआ गाना गाने लगा। बाहर खड़े लोग जैसे ही सुनने लगे, उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कुराहट आ गई। डेमो रिकॉर्ड करने के बाद बाओ बाओ बाहर आ गया। बाओ बाओ, हम ये गाना उसे करेंगे। बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड ने ट्यूरेंट हाँ कर दी है। मास्टर टैन, क्या इस गाने का कॉपीराइट बिक रहा है क्या? परसेंटेज बेसिस पर, जैसे हमने पहले गानों का किया था। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एमवी रिलीज होने के बाद बाओ बाओ की सीडीएस हर जगह छा गई। बाओ बाओ की जवानी वाली तस्वीरें सड़कों के बिलबोर्ड्स पार हर तरफ दिखने लगी। रात में जब बाओ बाओ और जेडाइकिन सो रहे थे तब उनका फोन बाजा। अरे बाप रे, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? बाओ बाओ, मैंने तुम्हें वीबो पार फैंस से सपोर्ट मांगने के लिए पोस्ट करने को कहा था ना। 12 बज गए, अब तक पोस्ट नहीं किया। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, अभी पोस्ट करती हूँ। बाओ बाओ जाग कर मैसेजेस करने लगी और उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। जेडाइकिन सो रही थी, लेकिन फोन के वाइब्रेशन की आवाज से वो गुस्से में उठकर बाओ बाओ पर झपटा। आधी रात को इतना शोर करके जगते हो? मुझे वापस नींद आनी मुश्किल हो जाती है। ये कहते ही जेडाइकिन ने बाओ बाओ के बम पार थप्पड़ मारा। सॉरी ना, मैं तुम्हें सुलती हूँ। ये कहकर बाओ बाओ ने जेडाइकिन को अपनी बाहों में खींच लिया और लोरी गाने लगी। HMPH, नॉटी बाओ बाओ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं सोऊंगी। हे, तुम तो एक्सपोज हो गई। एक्सपोज क्या? साफ दिखता है तुम जैक के साथ सोना चाहती हो। सच सुनते हाय जेडाइकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बकवास मत करो, मेन लिविंग रूम में नहीं सो सकती क्या? अच्छा, तो ऐसी बात है। ये कहकर बाओ बाओ ने जेडाइकिन को नीचे दबा दिया। ये सीन तो बिल्कुल लड़कियों वाले रोमांस जैसा लग रहा है। इतने सालों की दोस्ती है, तुम्हें सच में मेयर असबुद्धू भैया से प्यार हो गया है? अगर तुम उससे एक्सेप्ट कर लो तो मैं उससे तुम्हें दे दूंगी। बकवास मत करो, मुझे टैन जैक पसंद नहीं है। मना मत करो, अब इस जमाने में उस जैसा परफेक्ट इंसान कहाँ मिलेगा? ये सुनकर जेडाइकिन ने अब और मना नहीं किया। अगर तुम्हें पसंद है तो बोल दो ना, हम बहनें हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? अगर तुम्हें जैक इतना ही अच्छा लगता है तो तुम ही उससे रख लो। ये सुनते ही बाओ बाओ का चेहरा एकदम से लाल हो गया। HMPH, वो मेरा छोटा भाई है। ओहो, बाओ बाओ तो शर्मा गई। जब बाओ बाओ को पलटकर छेड़ा गया तो वो शर्म से लाल हो गई। चुप हो जाओ तुम, कुछ और बोला ना तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी मैं। और फिर दो खूबसूरत लड़कियां आधी रात को टाकियों से खेलने लगी। शोर सुनकर टैन चाक फौरन दरवाजा पीटने आ गया। पागल हो क्या? आधी रात को सोने के बजाय शोर मचा रहे हो? कल पूरा दिन सोना है क्या? टैन चाक को गुस्सा करते देख दोनों लड़कियों ने शैतानी करना बंद कर दिया। अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो अब सो जाते हैं। अरे, तुमने अभी तक फोटो सिलेक्ट करके पोस्ट नहीं किया क्या? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद बाओ बाओ ने अपना फोन लिया और अनाउंसमेंट पोस्ट करने के लिए फोटो चूज करने लगी। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बाओ बाओ ने टैन चाक की फोटो पोस्ट कर दी
ताकि सब लड़कियां उस पर फिदा हो जाएं। जैसे ही वो पोस्ट अपलोड हुआ, टैनचाक के एक यंग कोलीग ने उसे देख लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बस अस यंग मैन ने फोटो देखी और अपनी प्यास बुझाकर हाय सोया। और ऐसे ही एक शांतिपूर्ण रात गुजर गई। अगली शाम बाओ बाओ जब काम से वापस आई तो वो पूरी तरह धुत थी। घर में दाखिल होते ही उसके कदम लड़खड़ने लगे। दीदी आप आ गई। तुम क्या कर रहे हो? रोज की तरह मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपने पी राखी है क्या दीदी? सेल्स का रिकॉर्ड टूट गया है, 5 लाख यूनिट्स बिक गए। सेलिब्रेशन पार्टी थी, कैसे ना जाती। टैनचाक मुझे डॉश मैट देना, कंपनी ने मुझे सेलिब्रेट किया है। ये तो होना ही था। जब बाओ बाओ को नशा चढ़ गया तो उसके अंदर का जानवर जाग उठा। टैनचाक को बेपरवाह देखकर उसने फौरन उसको उसका काम करने से रोक दिया और फिर वो एक शराबी की तरह टैनचाक को अपनी तरफ खींचकर उससे बेझिझक चूमने लगी। मैंने सेल्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। थैंक यू टैनचाक, तुम सच में मेरे भाई हो। दीदी और कुछ नया नहीं है क्या? तो बताओ तुम क्या चाहते हो? ही कहीं तुम कुछ और देखने की सोच तो नहीं रहे? दीदी आपने बहुत ज्यादा पी ली है, अब बहकी बहकी बातें कर रही हो। ऐसे तो आप बदतमीजी करोगी। पर बाओ बाओ ने कोई परवाह नहीं की और टैनचाक का हाथ पकड़ लिया। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ, मियर बेबी को रिवॉर्ड दी। ये कहकर बाओ बाओ लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे तक पहुँचने से पहले ही उससे उल्टी आने लगी। थोड़ी देर उल्टी करने के बाद बाओ बाओ बाहर आई। ये सुनकर टैनचाक फिक्रमंद होकर ऊपर देखने भागा। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा जेडाइकिन फोन पर कुछ कर रही थी। जब जेडाइकिन को लगा कि कोई उसे गंदी नजर से देख रहा है तो वो पलट कर देखने लगी। टैनचाक एक टकस हिस्से को घूरता रहा, उसकी आंखें झपकी तक नहीं। ये देखकर जेडाइकिन ने फौरन अपना कंबल ठीक किया और फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। क्या देख रहे हो? ये किसी लड़की का कमरा है। ये बोलकर जेडाइकिन ने गुस्से से दरवाजा पाठक दिया। अंदर बाओ बाओ नहा रही थी और दरवाजे से ही उसका हुस्न दिल लुभा रहा था। दफा होकर टैनचाक नीचे अपना काम करने चला गया। रात के 11 बज चुके थे। बाओ बाओ नहा कर लिविंग रूम में आई। छोटे भाई देखना चाहोगे? टैनचाक ये सुनकर चौंक गया और पलट कर देखा। मैं नीचे आई हूँ, मेरे प्यारे को इनाम दी। PFFT देखना भी चाहो तो भी मैं उतारने की हिम्मत नहीं करूंगी। HMMPH क्या तुम मुझे कम समझ रही हो? वो पीछे हट जाएगी, पूरा एंड तक जाने की हिम्मत नहीं करेगी। बाओ बाओ ने तभी पलटकर धीरे धीरे उतारना शुरू किया। जैसे हाई स्विमसूट नीचे हुआ, टैनजेक की आंखें झुक गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई देखने की। दीदी क्या तुम सच में कर रही हो? ये सुनते ही बाओ बाओ रुक गई और टैनजेक अपने ही मुंह को कोसता रहा। HMMPH मैं जानता ही था। टैनजेक की जिद देखकर बाओ बाओ ने झट से अपना स्विमसूट उतार दिया। अरे बाओ बाओ दीदी क्या तुम पागल हो गई हो? टैनजेक ने ट्यूरेंट अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। हे आंखें खोलो और देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम? उसको उकसाया गया तो टैनजेक ने हाथ हटाकर देखा। हे तुम तो मजाक कर रही थी ना? बाओ बाओ ने स्विमसूट के अंदर एक और टॉवेल लपेटा हुआ था। हाँ तुम तो पक्के रंगीन मिजाज हो। फिर से इस लड़की ने उसकी जुबान बंद कर दी। बेवकूफ, अब और सपने मत देखना। टैनजेक के कुछ कहने से पहले ही बाओ बाओ अपने कमरे में चली गई। जाते जाते भी उसने सर बाहर निकलकर टैनजेक को बेशरम कह दिया। टैनजेक भी अब इस लड़की से हार मान चुका था। अगले दिन टैनजेक ऑफिस पहुंचा। तभी ग्रुप पर बॉस ली लिन फेंग ने टैनजेक और उसके यंग कोलीग यांग जियान को इन्वेस्टमेंट प्लान लिखने का मुश्किल काम दे दिया। अरे छोटे, अब क्या करें? ये सब तुम्हारे असबकबक करने वेल मुंह की वजह से हुआ है। मैं गलत था उस्ताद। ये प्लान कैसे लिखे? टैनजेक उस यंग लड़के को देखकर थक गया था। ये तो सिंपल है। अभी के टाइम में कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढो, फिर उसके फंडामेंटल्स से लेके टेक्निकल्स तक एनालाइज करो। उस स्टॉक की पोटेंशियल में गहराई से जाओ। लगता है मुझे अब भी तुम पर हाई भरोसा करना पड़ेगा। घर पर बाओ बाओ घर की साफ सफाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बाजी। बाओ बाओ ट्यूरेंट दरवाजा खोलने गई। मास्टर टैन, मैं हूँ टिएट में, आपके शो की होस्ट, और ये हमारे कैमरामैन लाओ वैंग। डीएम होंग दीदी ने मुझे बताया था। अंदर आ जाइए। वाह, तो ये है मास्टर टैन का घर। जी, थोड़ा छोटा है, बहुत कोजी है। क्या मैं थोड़ा शूट कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि सब मास्टर टैन की डेली लाइफ देखना चाहेंगे। बाओ बाओ ने प्यारी सी स्माइल दी और मान गई। कैमरामैन अंदर आते ही हर एंगल से शूटिंग शुरू कर दी। ये मेरा कमरा है, बगल में मेरे भाई का कमरा है। क्या मैं कमरे में अंदर आ सकती हूँ देखने के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं। HMMPH मैंने तो पहले से ही तैयारी कर रखी है।
तुम लोग कुछ भी शूट नहीं कर पाओगे। ये कहकर बाव बाव ने ट्यूरेंट दरवाजा खोला। बाव बाव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वो दोनों अंदर नहीं गए। मास्टर टैन, मेरा मतलब था, क्या हम आपके भाई का कमरा देख सकते हैं? ये क्या मजाक है? ये तो नॉर्मल नहीं है। मेरी सुबह की साफ सफाई बेकार चली गई क्या? ये कहकर बाव बाव ने टैन जैक का कमरा भी उन दोनों को शूट करने के लिए खोल दिया। अंदर बस एक बेड और एक स्टडी टेबल था और कुछ नहीं। इतना सिंपल और सादा स्टाइल सच में किसी आर्टिस्ट के कमरे जैसा नहीं लग रहा। इधर देखिए, ये वही डेस्क है जिसे मास्टर टैन अपनी क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कैमरा घूमा तो सब खाली था, बस कुछ मैगजीन्स पड़ी थी। फिर जब वो बोर्ड पे घूमा तैबास लड़की का इंटरेस्ट जागा तो मास्टर किन ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। वो फाइनेंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ऊपर स्टॉक्स के बारे में लिखा है क्या? उस पर कुछ स्टॉक्स का काफी डिटेल्ड एनालिसिस और प्रेडिक्शन लिखा है। आजकल स्टॉक्स काफी हॉट है, मेरे आसपास सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये स्टॉक कैसा है? बस नॉर्मल लगता है, तेजी की हवा इस तक नहीं पहुंची। देखने में तो काफी प्रोफेशनल लग रहा है। अरे कुछ गिर गया। ओह, ये तो डायरी लग रही है। लड़की ने खोला तो अंदर 2025 तक के अजीबोगरीब प्लान्स भरे थे। ये लड़का डायरी कब से लिखने लगा? सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर ली लिनफेंग के ऑफिस में। कोई है? अंदर आओ। बाहर से किन्जे और यांग जियान भी दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। वो प्लान मुझे दिखाओ। यांग जियान ने ट्यूरेंट दे दिया। सोच काफी आची है, तरीका भी सॉलिड है। तुमने पहले कभी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया है क्या? कॉलेज के टाइम से ही कर रहा हूँ, पर ज्यादा कामा नहीं पाया। बस फीस और खर्च के लिए काफी होता था। बहुत खूब। अब किन्जे का प्रपोजल दिखाओ। क्या तुमने प्लान हाथ से लिखा है? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तुम अभी भी बहुत जवान हो। मेरी अभी मीटिंग है, तुम लोग जा सकते हो। जल्दी ही ली लिनफेंग सुवायु के साथ मीटिंग में पहुंचता है। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है। हर डिपार्टमेंट को नुकसान और लॉस हुआ है, लेकिन जोंग क्यूवाई ने फिर भी प्रॉफिट कमाया है। मुझे खुशी है। इस रिपोर्ट से हर डिपार्टमेंट की ताकत और कमजोरी साफ दिख रही है। इस मीटिंग का मकसद काम का ऑफिशियली बंटवारा करना है। हर डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करेगा। सुवायु बोल रही थी, पर ली लिनफेंग तो किन्जे का प्लान पढ़ने में बिजी था। ये देख सुवायु ट्यूरेंट उसके पास आई कि ऐसा क्या है जो ली लिनफेंग को इतना गौर से देखने पर मजबूर कर रहा है। ली लिनफेंग ने नोटिस किया तो ट्यूरेंट छुपा दिया। क्या छुपा रहे हो? मुझे दिखाओ। ये हाथ से लिखा हुआ प्लान तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये किसी नए बंदे ने लिखा है, बहुत टैलेंटेड है। मैं बस थोड़ी रिसर्च कर रहा था। क्या ये किन्जे ने लिखा है? ली लिनफेंग ने देखा कि सुवायु ने एक नजर में ही पहचान लिया। वो हैरान रह गया और हाँ में सर हिलाया। ओह, तो ये सच में इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे डिपार्टमेंट के स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तुम तो खुद सिक्योरिटीज कंपनी से हो। अब से इसी फील्ड पर काम करो, फ्यूचर्स पर भी। आज की मीटिंग यही खत्म होती है। ये सुनकर सब डायरेक्टर्स धीरे धीरे निकल गए। ली लिनफेंग, 1 मिनट रुको। अब तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ और इस प्लान के मुताबिक एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। क्या? कितना इन्वेस्ट करना है? पहले 1 मिलियन। नहीं 2 मिलियन कर दो। ठीक है डायरेक्टर सू। घोड़ा है या गधा, ये तो आजमाने पार हाय पता चलेगा। धन्यवाद मास्टर किन। आज का इंटरव्यू यही खत्म होता है। बाओ बाओ ने फिर अंडूल जे ह्यू लॉगॉन को विदा किया। घर आते ही उसने गुस्से में दरवाजा बंद किया। उफ, इन दोनों से मिलना सच में ताकत देता है। उनकी बातें बस ए ट्रैक पार हाय आकार रुकती थी। उनका पीछा करते करते मुझे तो भूख हाय लग गई। खाना खाना चाहिए। अफसोस अट्रैक घर पर नहीं है। खाना बनाना वाला छोटा भाई होना तो कमाल है। उसकी बात करते करते अट्रैक याद आ गया। ओह हाँ, वो डायरी। ठीक है, ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले वीडियोज में आपसे मिलेंगे। अच्छा हाँ, अट्रैक की डायरी। बाओ बाओ को याद आया तो वो ट्यूरेंट यूज ढूंढने लगी और बात करना भी भूल गई। मुझे ये देखना ठीक नहीं लग रहा, आखिर ये ए ट्रैक की प्राइवेट चीज है, मगर चुपके से डायरी पढ़ना सच में बड़ा मजेदार लगता है। सुना है हर कोई अपनी डायरी में सारे राज लिखता है। क्या पता कहीं मैं अपने भाई का कोई राज ढूंढ निकालूं। बाओ बाओ ने थोड़ी देर सोचा, मगर फिर भी टाई किया कि उसे पढ़ना नहीं चाहिए। अगर ए ट्रैक को पता चल गया तो वो पक्का गुस्सा हो जाएगा। छोड़ो, इतनी क्यूरियस होना ठीक नहीं। हाँ, ये कितनी बेचैनी हो रही है। ये अधूरी बात मुझे बहुत सता रही है। मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, बस उसे पता ना चले, मेरा काम हो जाएगा। और फिर बाओ बाओ ने वो डायरी खोली और सब पढ़ लिया।
शाम तक टैन ट्रैक भी काम से लौट आया। कमरे में आते ही उसने देखा कि बाव बाव सोफा पर सो चुकी थी। अपनी दीदी की नींद खराब ना करने के लिए वो चुपके से अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी डायरी को उलट पुलट देखा। मेरी डायरी में लिखा था कि माँ ने होंग कियाओ एयरपोर्ट पर एक अनजान आदमी से मुलाकात की थी और दीदी से रिलेटेड कुछ बातें भी थी। अगर दीदी ने ये देख लिया तो मैं तो गया काम से। बेचैन होकर टैन ट्रैक ट्यूरेंट कमरे से बाहर निकला और पूछने लगा, दीदी क्या आपने मेरी डायरी को छुआ था? बाओ बाओ ने अनजान बनते हुए आंखें खोली और ट्यूरेंट पूछा, कौन सी डायरी? दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। बिना पलक झपकाए एक दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी डायरी किसी ने छुई है? अच्छा, तुम उस नोटबुक की बात कर रहे हो जो टेबल के नीचे थी। मैंने हाई यूज टेबल पर रखा था। तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी चीज़ें इधर उधर क्यों फेंकते रहते हो? आज मेरा घर पर एक इंटरव्यू था जिसमें शूटिंग भी होनी थी और तुम इतने फेमस हो तो उन्होंने तुम्हारे कमरे की शूटिंग की डिमांड की। मुझे लगा तुम्हारे कमरे में कुछ भी सस्पिशियस या प्राइवेट चीज नहीं है तो मैंने उन्हें अंदर आने दिया और तभी मैंने देखा कि तुम्हारी वो नोटबुक गिर गई थी तो मैंने उठा ली। बाओ बाओ को इतना शांत देखकर टैन ट्रैक को समझ नहीं आया कि क्या करे। मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल। अगले हफ्ते जब वो ब्रॉडकास्ट होगा तुम खुद ही देख लेना। मैं जाकर चेक करता हूँ। बेहतर होगा आप मुझसे झूठ ना बोलें, वरना क्या? मुझे भूख लगी है, जाओ खाना बनाओ। अगली सुबह सीईओ के ऑफिस में, मिस टू कृपया आप ये देखिए, ये चार्ट टैन ट्रैक के प्लान के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से हुआ प्रॉफिट है ना? बुरा नहीं है, 80% से ज्यादा प्रॉफिट है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा प्रॉफिट बुरा नहीं है, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को वापस लेने का सुझाव दे रहा हूं। मार्केट हमारी सोच से भी ज्यादा वॉलेटाइल और अग्रेसिव हो रहा है। मुझे लगता है हमें अपनी कैपिटल वापस लेकर सही जगह लगानी चाहिए ताकि हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आप जैसे प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि ब्लैक डॉन की टेक्नोलॉजी ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किए लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ये क्या दर्शाता है? इस तरह के स्कैम्स कोई नई बात नहीं है। हमें दूसरों की आईक्यू को कम नहीं आंकना चाहिए। क्या ये सब मुझे आपसे सीखने की जरूरत है? ये सुनकर ली लिनफेंग चौंक गया। इन्वेस्टमेंट कंपनीज हमेशा के लिए अमीर नहीं रहती लेकिन कम से कम खुशहाल तो कहलाई जा सकती है। मुझे आपसे 2 मिलियन और चाहिए। इस प्रोजेक्ट से निकल जाओ। ये लो और बाहर निकलो। एक छोटी सी बात पर रंग बादल दिए, सच में ओराटोन का दिल। जैसे ही लिनफेंग बाहर निकला तो एनजीओसी का अधूरा गेम भी लॉस्ट हो गया। उसके बाद टीममेट के माँ बाप को गालियां दी गई और ऊपर से 20 मिनट के सोलो चैलेंज का टॉन्ट भी दिया। जी बोल के गाली सुन के इतनी गुस्सा हुई कि तो एनजीओसी ने ट्यूरेंट सोलो में चैलेंज कर दिया, तेरी जुबान इतनी चलती है ना, मैं तेरी सारी मर्दानगी निकल दूंगी और अगर मुझे पता चल गया तू कहाँ है तो तुझे चेयर दूंगी। तो एनजीओसी एक इंटेंस गेम खेल रही थी तभी फिर से किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। कौन है? अंदर आ जाओ। इस वक्त किन जहे ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैंने आपकी कंपनी की क्वार्टरली मार्केट रिसर्च रिपोर्ट देखी है। ठीक है, बुरी नहीं। तो क्या? तो एनजीओसी बड़बड़ेट ह्यू बोल रही थी पर उसके हाथ कीबोर्ड पार लगातार मिनियंस फार्म कर रहे थे और वो सोलो क्यों कर रही थी? कीबोर्ड पार ये हाथ की हरकतें कितनी जानी पहचानी लग रही है। क्या और कुछ काम है? अगर नहीं तो अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? मेन कंपनी की इस क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो मेयर असिस्टेंट से मिलो। अभी इसी वक्त बाहर निकलो, मुझे बदला लेना है। ये क्या बोल रही हो? ये औरत पागल हो गई है क्या? अचानक मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? वो कुछ नहीं बोल पाया। दांत खा के बहुत बुरा लगा लेकिन किन जहे को जिल्लत उठाकर वहां से निकलना पड़ा। जब टू एनजीओसी ने मुड़ के देखा तब तक वो गेम में हार चुकी थी और गुस्से से बड़बड़ा रही थी। उसके बाद फिर से दूसरे वाले लड़के ने यूज गधा कहकर गाली दी। हार के इतनी गुस्सा हुई टू एनजीओसी कि गुस्से में उसने अपना माउस और कीबोर्ड दोनों तोड़ फोड़ दिए। वक्त ऐसे ही तेजी से गुजर गया और रात हो गई। टू एनजीओसी घर आई और सुबह के गुस्से को शांत करने के लिए नहाने चली गई। वो कल सुबह बदला लेने के तरीके सोच हाय रही थी कि तभी उसके पापा का फोन आया। पापा, आपने क्यों फोन किया? एनजीओसी नहीं, घर आ गई हो क्या? रात का खाना खाया? पापा, जो कहना है सीधे सीधे कहो। कल तुम्हारा भाई तुलोई में काम करने आ रहा है, यूज वाइस जनरल मैनेजर की पोस्ट दे देना। साल की शुरुआत में आपने क्या कहा था? आपकी बस एक ही बेटी है, वो मैं हूं। बाद में तुलोई मेरा जहेज होगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा।
कंपनी भी तुम ही मैनेज करोगी। पापा, आपकी उम्र हो गई है, पर इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाते, है ना? तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर चाइना का मार्केट विदेशी मार्केट से अलग है। मैं चाहता हूं तुम्हारा भाई आए और तुम्हारी मदद करे। सीईओ की पोजीशन तो अब भी तुम्हारी ही है ना? आप तो बस स्टॉक्स बढ़ने और फायदा कमाने की बात कर रहे हो। ये क्या कह रही हो? तुम दोनों एक ही घर के भाई बहन हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे पापा। मेन फोन रख रही हूँ। तो एनजीओसी का दिल अपने परिवार से ठंडा हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितना गुस्सा आ रहा है। कमीने, सबके सब कमीने हैं। बहुत गुस्से में थी तो 2NGOC ने अपना फोन उठाया और उस लड़के को इनवाइट किया जो सुबह से गेम में उससे टक्कर ले रहा था, अब एक आर पार की गेम खेलने के लिए, ताकि ये सारा गुस्सा उतार सके। अगली सुबह जल्दी टू लोई कंपनी में किन जहे एक बार फिर 2NGOC के ऑफिस का दरवाजा खटखटाने आया। अंदर आओ। किन जहे अंदर गया तो उसने 2NGOC के बड़े भाई को वहां देखा। GM2 मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट लौटाने आया हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्ट? मुझे याद है तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं हो। ये सुनकर तीनों ने ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने हाई यूज दिखाया था। ये कौन है? अभी मीटिंग में तो नहीं दिखे। ये नैन मैन का दोस्त है, कंपनी घूमने आया है। बिनैन मैन एक पावरफुल औरत है जिसका मेरे पापा भी सामान करते हैं। सुना है उसका नॉर्थ में और यहाँ बहुत दबदबा है। कुछ साल पहले उसने पापा के साथ बिजनेस किया था और 2NGOC के साथ भी उसकी आची दोस्ती है। इत्तेफाक से वो टू लोई की शेयर होल्डर भी है। अस यंग मैन ने ऐसा सोचा और ट्योरेंट किन जहे को अलग नजर से देखने लगा। किन जहे को लगा कि अब और रुकना ठीक नहीं, वो किसी उलझन में पैट जाएगा, तो उसने ट्योरेंट जाने की इजाजत मांगी। हाँ, तुम जा सकते हो। किन जहे चला गया, पर अस यंग मैन ने उसे अब भी घूरना नहीं छोड़ा और उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने 2NGOC की तरफ देखा, पर 2NGOC ने बिना फर्क पड़े कंप्यूटर खोलकर काम शुरू कर दिया। वो यंग मैन शर्मा गया और उसे वहां से मुड़ना पड़ा। सुना है कंपनी में जल्द ही नए VP आने वाले हैं, बहुत हैंडसम है। जो उनकी नजरों में आ गया उसकी तो किस्मत चमक उठेगी। किन झा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी डेस्क पार जाकर बैठ गया। तभी किसी ने जोर से कहा, मैंने तुम्हें कब से नोटिस किया है, पूरी सुबह ऑफिस में इधर उधर घूम रहे हो। तुम काम करने आए हो या मौज मस्ती करने? किन झा ने दांत की आवाज सुनकर देखा तो डुओंग कियन उस यंग मैन से दांत खा रहा था। मिस्टर टू, मेन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। मेन अभी नया आया हूँ। मुझे तो नहीं पता था इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इतना फ्री है। तुम्हारे डिपार्टमेंट के काम का बंटवारा सही से नहीं हुआ लगता। ये बंदा तो बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं है। डुओंग कियन दांत सुनकर उदास चेहरे के साथ अपने काम पर चला गया। ये तो सरनेम वाला साला, मेरा तो खून खाल उठा। तुमने जिसे अभी दांता, क्या वो नए मिस्टर तो है? हाँ, वो तो हाँ है। सुना है वो मिस्टर टू के बड़े भाई है। आज सुबह सीनियर लेवल मीटिंग उनके आने के बारे में ही थी। मैंने रिसेप्शन से सुना था। लगता है तुम्हारा हर दिन रिसेप्शन वाली लड़कियों से बातें करना बेकार नहीं जाता। HMPH छोड़ो उसको। कल नेशनल डे है, अब सोचते हैं कहाँ घूमने चलना है। वक्त तेजी से गुजर गया और नेशनल डे आ गया। सुबह सुबह किन झा अपनी दो दीदियों के साथ घर पार फ्री बैठे थे। कुछ करने को नहीं था तो प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का। बाव बाव योगा करते हुए किसी को फोन कर रही थी, है ना? आखिर में थोड़ा आराम करने को मिला। हाँ, चलो हम हैंग चेंग घूमने चलते हैं। दीदी, आज किसका फोन था? वो ट्रुओंग नहा थी। कह रही थी नेशनल डे पार सब मिलकर घूमने चलते हैं। ट्रैन थाना होंग और उसका बॉयफ्रेंड भी आएंगे। बाव बाव, मैं नहीं जा रही। मैं भी वही सोच रही हूँ, बहुत आलसी हूँ। क्या कहा तुमने? फिर से बोलना जरा। कोई ना जाए पर तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं है, इसलिए चलना होगा। ओहो, समझी। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ट्रुओंग नहा बाव बाव की बात समझ गई और शर्मिंदा होकर बाथरूम में चली गई। बाव बाव, तू खाम को मनाने उसके पीछे जाना चाहती थी, पर तू खाम ने मना कर दिया। और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सच में समझ नहीं आया क्या? सच में? हाय हाय, ये नहीं चलेगा। मेरा छोटा भाई अब मुझसे प्यार नहीं करता। बीवी मिलते ही दीदी को भूल गया। मैंने इतने बड़े टक पाले यूज, सब बेकार गया। मैं तो बर्बाद हो गई। अरे दीदी, मैं तो डर गया। इस बार कितने दिन घूमने का प्लान है? बस एक दिन। वहां एक रात रुक कर वापस आ जाएंगे।
तुरंत बाद दोनों ने अपना सामान पैक किया और घूमने निकल पड़े, जबकि तुखाम घर पार हाय रही। जैसे ही किन्जा और बाओ बाओ ने अपना सामान उठाया, तभी तुखाम का मैसेज आया, दीदी तुखाम, आप शंघाई में कब तक रहेंगी? मेरा भाई अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे घर की बचपन की बहू हूँ। तुखाम मैसेज पढ़कर परेशान हो गई। मेरा भाई और आप तो मेड फॉर ईच अदर हैं। आप कब वापस आएंगी? या मैं ही शंघाई आकर आपको ढूंढूं? तुम शैतानी मत करना, जिस दिन घर वाले मान जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। तो दीदी याद रखना, वहाँ बच्चा लेकर मत आना। हाय, ये लड़की भी ना। सीन शिफ्ट होता है 1000 आइलैंड लेक टूरिस्ट एरिया हैंग चेन की तरफ। वहाँ किन्हा और बाओ बाओ भी ट्रुओंग नहा और उसके दोस्तों के पास पहुंच गए थे। हाँ, आज सबको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं और ट्रुओंग नहा इस साल के एंड तक एंगेज होने वाले हैं। अरे वाह, तो फिर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। ट्रिंग एनजीएचआई ने हाल ही में स्टॉक्स से थोड़े पैसे कमाए हैं। अगर सब ठीक रहा तो इस साल के एंड तक हम घर खरीद सकते हैं। बहुत से लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है जैसे पैसे उछाल रहे हैं, पर मैं और ए फॉन्ग ज्यादा समझते नहीं, इसलिए उसमें हाथ नहीं डालते। अगर समझते नहीं तो बेहतर है उसमें ना पड़ो। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग नुकसान उठाते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागकर नुकसान उठाते हैं। नए इन्वेस्टर्स को लॉस से बचने का तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जब मार्केट राइजिंग हो तो अगर रबिश स्टॉक ना हो, सब बढ़ता है, बस थोड़ा कम या ज्यादा कमाओगे। क्या सच में ऐसा होता है? ट्रिंग एनजीएचआई ने रिसेंट में इन्वेस्टमेंट्स से इतना प्रॉफिट बनाया है कि अब उसके पास घर खरीदने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे हैं। और वो बाओ बाओ सिस्टर्स, उन्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। वो तो ऐसे खा रही है जैसे कितने दिन से भूखी हो। ट्रिंग एनजीएचआई, क्यों ना तुम हमें भी स्टॉक मार्केट में गाइड करो? ठीक है, दोस्ती के नाते तुम दोनों मेरे साथ इन्वेस्ट करो। ये सुनते ही ट्रैन थाना होंग ने ट्यूरेंट अपने बॉयफ्रेंड को आंख मारी। अस यंग मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड का इशारा देखा तो थोड़ा हेजिटेट करने लगा। तो क्या हम बस 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? 1 लाख भी ठीक है, उससे ज्यादा में तो मैं तुम्हें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। जब उसने मुड़कर देखा तो बाओ बाओ सिस्टर्स अभी भी खाने के लिए लड़ रही थी, बिल्कुल अपनी इमेज की परवाह किए बिना। ही है, ये फिश हेड मेरा है, ला इधर मुझे दे। तू इतना खाती है फिर भी किसी काम की नहीं। बाओ बाओ, क्यों ना तू भी इन्वेस्ट करे? नहीं, मैंने अपने छोटे भाई को सारे पैसे दे दिए हैं, वो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या किनजेक भी इन्वेस्ट कर रहा है? मुझे याद है, वो तो अभी अभी इंटर्न बना है। पहले से स्टॉक्स का कोई एक्सपीरियंस है क्या उससे? अगर अभी तक लॉस नहीं हुआ है तो जल्दी निकाल ले। अगर सीखना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, तब शायद हमारी तरह थोड़े पैसे कमा लेगा। लेकिन वो दोनों सिस्टर्स अब भी अपने नूडल्स खाने में बिजी थी, कोई परवाह नहीं। किनजेक को जैसे ही हल्का समझा गया, उसने और भी ध्यान नहीं दिया। बाओ बाओ, क्यों कितना इन्वेस्ट किया है? बाओ बाओ ने ट्यूरेंट 4 फिंगर्स उठाई, क्योंकि उसका मुंह अभी भी चाबा रहा था। क्या 40,000 बोल रही है? बाओ बाओ ने ना में सर हिलाया। कहीं ये मत कहना कि 4 लाख है। तभी बाओ बाओ ने हाँ में सर हिलाया। उसके इस हाँ में सर हिलाने से पूरा कमरा सैन रह गया। तो क्या स्टॉक ने अभी तक कोई प्रॉफिट दिया है? थोड़ा बहुत कामया है। थोड़ा बहुत मतलब कितना? ज्यादा कुछ नहीं। बाओ बाओ, क्यों ना तुम अपने पैसे ट्रिंग एनजीएचआई को दे दो, और अगर किनजेक को हाथ साफ करना है तो वो थोड़े हजार रख ले अपनी लर्निंग फीस समझकर। बाओ बाओ ने ट्रुओंग नहा की बात बिल्कुल इग्नोर की और झट से किनजेक का फोन उठाया। फिर बड़ी सफाई से किनजेक का हाथ लेकर फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया। दीदी, तुम तो जानबूझकर मुझे दूसरों के सामने शो ऑफ करवा रही हो। सच में बड़ी मुश्किल दीदी हो तुम। अनलॉक करके बाओ बाओ ने सबको दिखाया। वो 4 लाख अभी तक 22 लाख से भी ज्यादा हो चुके थे। क्या 22 लाख? मेरे भगवान, ये कैसे हो सकता है? चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाओ बाओ, पक्का तूने सिर्फ 4 लाख नहीं लगाए होंगे ना? 18 लाख का प्रॉफिट, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, सच में सिर्फ 4 लाख हायदर। एक्चुअली पैसे कामना इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो बस यूज प्रैक्टिस करवा रही थी। और वैसे भी मुझे इन छोटे मोट पैसों की कोई परवाह नहीं है। उसके ये कहने पर कि मुझे इन पैसों की कोई परवाह नहीं, पूरे कमरे में जैसे एक झटका सा लगा। चारों बाओ बाओ को मुंह खोले देखते रह गए। उनके पास बोलने के लिए एक लफ्ज नहीं था। हवा में इतनी खामोशी थी कि किनजेक खड़ा हुआ और बोला, वो बाहर सिगरेट पीने जा रहा है। सिगरेट का नाम सुनते ही ट्रुओंग नहा को इंटरेस्ट आ गया। हनी, मैं बस जरा वॉशरूम होकर आती हूँ,
ये कहकर ट्रुओंग नहा ट्यूरेंट किंगजैक के पीछे भागी और ऐसे ही वो दोनों साथ में बाहर चले गए। दीदी, तुमने अभी तक स्मोकिंग छोड़ी नहीं है क्या? ट्रुओंग नहा ट्यूरेंट आई और एक सिगरेट निकाली। तुम्हें अभी भी थोड़ी कम स्मोकिंग करनी चाहिए। लड़कियों के लिए स्मोकिंग अच्छी नहीं होती। तू मुझ पे हुक्म चलना बंद कर। मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है, या मेन यूज बुला के तेरी गर्दन पकड़वा दूं? चलो बस करो अब, वरना तुम मुझे मार ही डालोगी। इस साल के एंड तक मेन एंगेज हो जाऊंगी, तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड मिली या अभी तक नहीं? अभी तक नहीं। ना पैसे है ना शक्लो सूरत, तो कौन मुझसे शादी करेगा? तो फिर तुम ही मेरे साथ आ जाओ, टैन चाक ने शरारत से कहा। उसके बिमैट लैब के अल्फाज उसने दिल पे ले लिए। ट्रुओंग नहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाय हाय, मैं तो एंगेज होने वाली हूँ, तुम गलत ख्याल मत पाला करो। तुम्हें कोई मिलती नहीं या तुम ढूंढना ही नहीं चाहते? टैन चाक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी कश लगाई। दोनों दरवाजे के पास खड़े बिना कुछ कहे सिगरेट पी रहे थे। एक सिगरेट खत्म करके टैन चाक ने दूसरी निकाली, लेकिन ट्रुओंग नहा ने उसे रोक दिया। एंगेजमेंट के बाद मेन सिगरेट छोड़ दूंगी, तुम्हें भी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं भी तुम्हें वार्निंग देता हूँ, दोस्तों के बीच पैसे के मामले में ज्यादा मत उलझना। जब सबको लगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं तो दोस्ती टूटने में देर नहीं लगती। अपने बॉयफ्रेंड से कहना कि ज्यादा गहरा ना उतरे, वरना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम निकल पाए? मैं अभी तक नहीं। वैसे तुम्हारा निकलने से क्या मतलब था? टैन चाक ने हकलते हुए कहा, और उसकी नजरें ट्रुओंग नहा के 2 खरगोशों पर टिकी थी। अभी तो तुम बेड मैच्योर और संजीदा लग रहे थे। पता नहीं था कि इतनी जल्दी अपने असली रंग दिखा। डोज खाने के बाद सब केबल कार राइड के लिए चले गए। टैन चाक इन डू ड्रामा क्वींस के साथ था, लेकिन लग रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों हर जगह सेल्फी ले रही थी। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप मंकी आइलैंड पहुंच गया। बाओ बाओ और ट्रुओंग नहा अकेले घूमने चले गए। देख ट्रुओंग नहा, वो बंदर टैन चाक जैसा नहीं लग रहा। कितना बेवकूफ सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, दोनों एक जैसे बेवकूफ है। जैबास छोटे बंदर ने देखा कि ये दोनों उसकी तरफ उंगली उठाकर हंस रहे हैं, तो वो गुस्से में आ गया और पेड़ से नीचे कूदकर अपने बाल खड़े करके उन दोनों पर हमला करने लगा। अरे, इस बंदर को क्या हो गया है? बंदर ने जोर से चीखा और झपटने के लिए तैयार हो गया और बाव बाव पर हमला करने के लिए दौड़ा। बंदर अभी उन दोनों दीदियों को छुआ भी नहीं था कि टैन चाक हवा की तरह लपका और बंदर को एक ही झटके में उड़ा दिया। मैं जाकर अपनी मम्मी को बताऊंगा कि तुम सब ने मिलकर मुझे मारा। अरे चाक, उस बंदर ने तो बाव बाव को इतना डरा दिया था कि उसकी जान ही निकल जाती। किसने कहा था तुम्हें उसकी मजाक उड़ाने को? बंदर बहुत समझदार प्राणी होते हैं। तुम उस पर उंगली उठाकर हंसोगी तो वो भड़केगा नहीं तो क्या करेगा? वो दोनों दीदियां टैन चाक के बाहों में सिमट गई। पूरा दिन घूमते फिरते शाम हो चुकी थी। बाओ बाओ और टैन चाक एक मंदिर गए रिश्तों में खुशियां मांगने। एक बड़ी अगरबत्ती जलाने के बाद बाओ बाओ ट्यूरेंट फॉर्चून स्टिक्स हिलाने चली गई। कुछ बार हिलाने पर एक फॉर्चून स्टिक नीचे गिर गई। तभी एक गुरुजी बाहर आए और बाओ बाओ से पूछा, क्या वो रिश्तों के लिए दुआ करने आई हैं? बिल्कुल सही, वो अब बड़ी हो गई है और अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढना चाहती है। गुरुजी अभी फॉर्चून स्टिक पढ़ने हाई वेल द की बाओ बाओ ने उसे झटके से ले लिया। ये कौन सा जमाना है? मैं खुद ही पढ़कर मतलब समझ जाऊंगी। छड़ी नंबर 97। क्या अकेली सितारे आकाश गंगा में भटक रही है? शहजादी ने दुनिया में कदम रखा अपनी किस्मत छिपते हुए। बचपन के प्यार के बारे में क्या पूछना, बस पहाड़ को देखते हुए साल गुजर जाते हैं। तो क्या बस पहाड़ को देखते हुए साल गुजर जाएंगे? बाओ बाओ ने फॉर्चून स्टिक पढ़ते हुए लंबी सांस ली। क्या लिखा है फॉर्चून स्टिक में? मुझे भी दिखाओ ना, क्या देखना है उसमें? मना करने पर टैन चाक शर्मिंदा हो गया। चाक, तुम भी एक स्टिक निकल लो ना। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। चलो ना, एक स्टिक निकल लो प्लीज प्लीज। उस लड़की के नखरे देखकर टैन ट्रैक को भी उसकी बात मानी पड़ी और उन्होंने भविष्य की चिट्ठी निकलने को कहा। थोड़ी देर बाद एक चिट्ठी निकल ही आई। चिट्ठी नंबर 103। जवानी का प्यार सिर्फ एक वादा है और अब उन हल्की बातों पर अफसोस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कुछ समझ नहीं आया। जावा लोग, दिल के मामले में इतने फिक्र और लापरवाह ना बनो। ये क्या बात हुई? लापरवाह क्यों? मेरी तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं चाहकर भी लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? ये चिट्ठी गलत है। रिफंड चाहिए मुझे। आप दोनों की चिट्ठियां काफी दिलचस्प है। एक के लिए बचपन के साथी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नसीब अनकैर शब्दों में है, बचपन के साथी। वैसे तो ये अच्छी चिट्ठी थी, मगर अगली लाइन कहती है,
बस अफसोस से गुजरते सालों को देखते रहो। ये भरोसेमंद नहीं है। जवानी का प्यार सिर्फ एक वादा है और अब उन हल्की बातों पर अफसोस हो रहा है। ये तुम हो और अटून के मामले में तुम्हारा दिल डोलता है, आगे जाकर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों ही उदास हो गए और ठीक इसी वक्त तुखोंग दौड़ती हुई आ गई। उसने भी जल्दी से चिट्ठी का डब्बा उठाया और हिलाने लगी। चिट्ठी निकलने के बाद से दोनों बहन भाई कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद टैन ट्रैक ने बाव बाव से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो अस ग्रिल रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। अचानक बाव बाव चिल्ला उठी, तुम बहुत परेशान करते हो, साइड हो जाओ। टैन ट्रैक भी गुस्से में पलट गया और बाव बाव को पागल कहकर चला गया। रुको, कितने जालिम हो, मैं तो बस लड़कियों की तरह गुस्सा कर रही थी। लेकिन उसने मुझे रोका ही नहीं, बिना किसी अफसोस के चला गया। सही बात है, मैं तो बस एक गुस्से वाली दीदी हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। वो मुझे क्यों मनाएगा भला? ये सोचते ही बाव बाव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो ऐसे हाई रोड क्रॉस करने लगी, ट्रैफिक लाइट पार ध्यान दिए बिना। जैसे ही वो सड़क पर भागी, एक कार तेजी से उसकी तरफ आई, जिसे बाव बाव घबरा गई। अच्छा हुआ टैन ट्रैक वक्त पर पहुंच गया और उसको गले लगा लिया। अरे यार, क्या रास्ते पर देखती नहीं हो? अगर मरना ही है तो दूसरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? सॉरी, वापस जाकर मैं उसको दान दूंगा। इस वक्त बाव बाव ने टैन ट्रैक को धक्का दिया, लेकिन टैन ट्रैक ने कहा, एक मिनट रुको। दीदी, तुमने चश्मा नहीं पहना है, लोग सड़क पर देख रहे हैं। डरो मैट, डरो मैट। क्या तुमने मुझे चले जाने को नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आए? मुझे मरने दो। ऐसी स्पीड में गाड़ी से कोई मारता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैरालिसिस हो जाती है। तुम अब भी ज़बान चला रहे हो। इतनी खूबसूरत दीदी का मरना बहुत अफसोस की बात होगी। आगे चलकर तुम्हारी शादी में तोहफा भी तो लेना है मुझे। बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, वैसे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दो, जैसा तुम चाहो। फिर से नाक बहने लगी तुम्हारी, मेरे ऊपर सब लग गया है। जब वो बाव बाव के लिए टिश्यू निकलने वाला था, तभी उसने टैन ट्रैक की शर्ट पार हाय अपना नाक पोंछ लिया। उसी वक्त टैन ट्रैक गोंग अपने होटल के रूम नंबर 3 में मेहमानों की मेजबानी कर रहा था, जो उन दोनों के पास ही था। मिस्टर क्षु, अगर इस बार वेन कॉर्पोरेशन और हैंग कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होता है तो ये एक माइटी टाइगर अलायंस बन जाएगा। ये मामला सिर्फ मेरे कहने से हाल नहीं हो जाएगा। आज हम सिर्फ पिएंगे, काम की बात नहीं करेंगे। सही कहा, मिस्टर क्षु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अचानक उन्होंने बिल्डिंग के नीचे देखा तो टैन ट्रैक और बाव बाव को भीड़ में गले मिलते हुए पाया। ये नजारा देखकर वो बेहद हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से सबसे इजाजत ली और निकल पड़े। गुस्से में कमरे से निकलते ही वो तेजी से लॉबी की तरफ भागे, मगर जब वो वहां पहुंचे तो वो दोनों बहन भाई वहां ही नहीं। 88 डेज होटल में टैन ट्रैक और बाव बाव ने रात के लिए होटल का कमरा बुक कर लिया था। इस वक्त टैन ट्रैक ने खुद से सोचा, ये ठीक नहीं है, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, दीदी तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रही है। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। टैन जैक ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और दरवाजा खोलने चला गया। सामने बाव बाव खड़ी थी। पूरे दिन से नॉक कर रही हूँ, अब जाके दरवाजा खोला है क्या? आधी रात को अभी तक सोई नहीं तू? अपने भाई की 6 पैक बॉडी देखकर बाव बाव के मुंह में पानी आ गया। क्या देख रही हो दीदी? परवर, ओ हेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी कपड़े बदलो, हम बाहर घूमने चलते हैं। बाव बाव अब टैन जैक को होटल के पीछे वाले लेक के किनारे ले आई। दीदी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बाव बाव ने इधर उधर देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो उसने अपने कपड़े उतार दिए। हे दीदी, ये क्या कर रही हो? अचानक कपड़े क्यों उतार रही हो? स्विम करने जा रहे हैं डार्लिंग। अच्छा, तो स्विम करने आए हैं। यहाँ कितना ठंडा और मस्त है। अरे जैक, जल्दी नीचे आओ, कहीं अभी भी बचपन की तरह पानी से डर तो नहीं लग रहा ना? कौन डरता है भला, मैं आ रहा हूँ, कहते हाय टैन जैक ने अपनी शर्ट उतारी और झील में कूद गया। दोनों भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। टैन जैक से पानी में पीछे रहने पर बाव बाव गुस्सा हो गई। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, ये कहकर बाव बाव झील के बीच में स्विम करने लगी। अरे इतनी दूर मत जाओ। हाँ हाँ जानती हूँ। थोड़ी देर बाद बाव बाव चीखी और फिर पानी में डूब गई। टैन जैक फिक्र में उसकी तरफ स्विम करने लगा, मगर वहां पहुंचकर बाव बाव कहीं नहीं मिली। बाव बाव,
टैन बाओ बाओ। अचानक पानी के नीचे से दो पैरों ने टैन जैक को कास कर पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। जब टैन जैक ने पानी में दम घुटने लगा तब बाओ बाओ ने उसे छोड़ दिया और हंसने लगी। हाँ। टैन जैक गुस्से में बाओ बाओ को एक थप्पड़ मारना चाहता था पर उसका दिल नहीं माना। अचानक बाओ बाओ ने उछलकर टैन जैक को गले लगा लिया और किस किया। दीदी छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे क्रैम्प आ गया है, मुझे किनारे तक उठाकर ले चलो। दीदी तुम आज बिल्कुल ठीक नहीं हो। आज मैंने अपनी किस्मत दिखाई थी। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाऊंगी। अब क्या करूं जैक? अगर शादी नहीं होगी तो ना सही। हमारे पास क्या पैसे की कमी है? ये तो सही जवाब नहीं है, टैन जैक अपने मन में सोच रहा था। ओह प्लीज, ऐसी सिचुएशन में कौन सा नॉर्मल लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को गले लगाने की इस हालत को बर्दाश्त कर सकता है, भले ही वो उसकी दीदी क्यों ना हो। अचानक बाओ बाओ ने कहा, अच्छा जैक, मुझे किसिंग सीखनी है। ये बोलते ही बाओ बाओ ने टैन जैक को कास कर गले लगा लिया। टैन जैक भी इस पाल खुद को रोक नहीं पाया। छोड़ो यार, वैसे भी हम रियल सिबलिंग्स नहीं है ना, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है तो ठीक है। ये कहते हाय टैन जैक ने अपनी दीदी बाओ बाओ को किस कर लिया। अगली सुबह दोनों भाई बहन घर लौट आए। आ गए तुम लोग, मस्ती की या नहीं? बाओ बाओ ने बस एक छोटी सी आवाज दी और भागकर अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। बाओ बाओ को क्या हुआ? कुछ नहीं। उसके बाद टैन जैक भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को तीनों लोग डिनर पार बैठे लेकिन माहौल एकदम शांत हो गया था। तू खोंग भी इस हालत में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीन बदलता है टू लोई कंपनी में, जहां एक मीटिंग चल रही थी। ये इस क्वार्टर के कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट है। मेन प्रपोजल देता हूं कि सारे लॉस मेकिंग या कम प्रॉफिट वेल प्रोजेक्ट्स को हटा दो और कैपिटल सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाओ। तुमने पहले हाई टीन प्रोजेक्ट्स हटा दिए हैं। इन्वेस्टमेंट कोई खेल नहीं है जो तुम ऐसे खेलोगे। इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? सिर्फ दो शब्द, फायदा। सिर्फ वही प्रोजेक्ट अच्छा है जिसे फायदा हो। पिछले हफ्ते मार्केट फ्लक्चुएशंस से कंपनी को कितना लॉस हुआ? 30 लाख, खासकर ये शेयर। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हो। 20 लाख पे 2 लाख का लॉस हो चुका है। LY लैमफोंग, ये प्रोजेक्ट तुमने रिक्वेस्ट किया था, अब क्या सफाई डोज? वाइस प्रेसिडेंट सू, ये प्रोजेक्ट मैंने हाई रिक्वेस्ट किया था। ISE अभी से जंक स्टॉक कहना बहुत जल्दी होगा। कैंडलस्टिक चार्ट सिर्फ एक रेफरेंस क्राइटेरियन है। ISE इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं मान सकते आप। सू NGOC, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट की बात मंजूर है वो हाथ उठाएं। सब लोग खामोश थे और एक भी हाथ नहीं उठा। बहुत से एक नौजवान जल्दी से अंदर भागा। बढ़ गया। वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में बोला, तुम्हें रूल्स पता नहीं क्या? दिख नहीं रहा हम मीटिंग में हैं? प्रेसिडेंट सू ने फौरन पूछा, क्या बढ़ गया? ब्लैक शार्क टेक्नोलॉजी आज लिमिट अप हो गया। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट और सब लोग हैरान रह गए। उसी वक्त बाओ बाओ ने भी अपना गाना अभी खत्म किया था। अपने ऑफिस रूम में लौटकर असिस्टेंट ने बाओ बाओ की तारीफ की, आज आपने कितना अच्छा गाया मास्टर किन, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आपको इनवाइट करना सच में एकदम सही डिसीजन था। प्रेसिडेंट दाओ, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। उसी वक्त असिस्टेंट को भी एक कॉल आया और वो चली गई। अब सिर्फ प्रेसिडेंट दाओ और बाओ बाओ बचे थे। प्रेसिडेंट दाओ ने कहा, मास्टर किन, आजकल शेयर्स मार्केट बहुत गर्म है, आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती होंगी ना? मैं नहीं करती, लेकिन मेरा छोटा भाई करता है। मास्टर किन का छोटा भाई तो काफी फेमस है ना? जैसे अचानक से ही इतना नाम कमा लिया। हाँ बिल्कुल, मेरा छोटा भाई बहुत टैलेंटेड है। ऐसा है, मेन मास्टर किन से हेल्प चाहता हूँ। बस अगर वो हमारी खाई वियट कंपनी के शेयर्स को वीबो या किसी और प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर दे तो काफी होगा। मेन 20 लाख एडवर्टाइजमेंट फीस डीन को तैयार हूँ। बस अगर आप मेरी मदद करें एडवर्टाइजमेंट में तो मेन 20 लाख दूंगा। ये मोटू पागल हो गया है क्या? मेरा छोटा भाई कब से 20 लाख का हो गया? या तो मैं पागल हूँ या ये पूरी दुनिया। मास्टर किन ने जवाब नहीं दिया। क्या ये कम है? प्रेसिडेंट दाओ ने ISE बढ़कर 30 लाख कर दिया। ठीक है, मैं उससे पहले पूछ लेती हूँ। ये कहकर बाओ बाओ ने अपना फोन निकला, किन्जे को कॉल करने का नाटक किया और बोली, सॉरी, मेरे छोटे भाई ने मना कर दिया। अगर ये प्राइस का इशू है तो हम और बात कर सकते हैं। जो भी प्राइस वो चाहे वो बोल सकता है। ठीक है,
मेन घर जाकर उससे समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई चेंज हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू मास्टर किन, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। आपका हम पर जो एहसान है वो पहाड़ जैसा है। ये कहकर प्रेसिडेंट दांव चले गए। उसी वक्त बाओ बाओ ने मन में सोचा, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेरा छोटा भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है। अचानक उसी वक्त बाओ बाओ को अपनी दोस्त वनहा का मैसेज आया। कह रही थी मुझे भी साथ ले लो। वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। अभी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी दोस्त ने उसे एक और न्यूज भेजी। इंटरनेट पार सब लोग किन्जे को स्टॉक गॉड कह रहे थे। शॉकिंग, फेमस एक्ट्रेस के पीछे का स्टॉक गॉड। ये लड़का अभी कुछ देर पहले तक नहीं मिला था और अब स्टॉक गॉड बन गया। उसी वक्त असिस्टेंट डीएम होंग वापस आई और साय करते हुए बोली, आजकल के जमाने में आदमियों के पास थोड़ा पैसा आता है तो उनका दिल बादल जाता है। क्या हुआ दीदी? मेरी भतीजी, उसके पति ने इस साल बिजनेस से थोड़ा पैसा कामया और उसका मन मचलने लगा। बाहर दूसरी औरतन के साथ चक्कर चला रहा है। इसलिए कहते हैं आदमी का पैसा हमेशा औरत को ही संभालना चाहिए। कुछ आदमियों को अच्छा लगता है जैब और टीन उन्हें कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ तो जंगली बंदर जैसे होते हैं। जितना ज्यादा कंट्रोल करो उतना ही उल्टा असर होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत सारे मॉडर्न की नजर में और टीन एक बैग की तरह होती है। धीरे धीरे नयापन खत्म हो जाता है। लड़कियों को लड़कों को पटाने की कुछ स्किल्स तो सीखनी ही चाहिए। दीदी जरा खुलकर बताओ ना, कैसी स्किल्स? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ये सब सीख कर क्या करूंगी? अरे तुम बस बता दो ना। ऑफ कोर्स बेडरूम स्किल्स की बात कर रही हूँ। उस तरीके के अलावा एक लड़के को कंट्रोल करने का और कोई तरीका है क्या? बेडरूम स्किल्स के बिना लड़कों को कंट्रोल करना चाहती हो? कितनी मासूम हो तुम बच्चे। दीदी अगर कोई लड़का हमेशा एक लड़की का फायदा उठाना चाहता है, यूज मनाकर किस भी करता है, और एक दिन अगर लड़की खुद उससे किस करने को कहे और वो भाग जाए तो ऐसा क्यों होता है? कौन है वो लड़का? मैं तो बस व्हाट इफ कह रही थी। ये बस एक अजम्पशन है। वो इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारा हिंट ही नहीं समझा? वो तो पक्का कमीना है। मतलब वो किसी और को पसंद करता है। ऑफ कोर्स तब वो किसी और के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहेगा। क्या उस वक्त उसका मूड नहीं था? जब फायदा मिल रहा हो और ना लो तो बेवकूफ हो। अगर दिल नहीं बदला तो क्या वो सन्यासी बनने जा रहा है? ये सुनकर बाओ बाओ ने गहरी सांस ली। उफ, लड़कों के दिल भी ना समुंदर से भी गहरे होते हैं। अचानक बाओ बाओ को किनजहे का मैसेज मिला जिसमें उसने कहा कि वो शादी के पैसे बाओ बाओ के पास रखेगा। बाओ बाओ ने तुरंत पलटकर पूछा, तो अगर वो लड़की को पैसे देता है रखने के लिए तो उसके दिल में मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ ना? ये बात सुनकर बाओ बाओ फिर से खुश हो गई। सच में? हाँ बिल्कुल। सीन अब किनजहे की तरफ बादल जाता है। इस वक्त किनजहे जहां भी जाता लॉग यूज गोआ कर देखते। रिसेप्शनिस्ट लड़की से लेकर कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज तक। कुछ लोग तो घुटनों पर झुककर भीख मांग रहे थे। महागुरुदेव प्लीज मुझे भी स्टॉक्स में पैसा लगाना सिखा दो। मेरा अमीर बनने का सपना आप पार हाय निर्भर है। ओए लड़के, क्या तुझे पता है इस महीने तेरा कमीशन कितना है? 50,000। वो तो अभी का कमीशन है। अगर डाक टेक कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो तुम्हारा कमीशन डबल हो सकता है। बॉस ये तो बस मामूली सा पैसा है। वाह, तुम्हारे नखरे भी ना। सू सर ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। किनजहे जल्दी हाय सू सर के ऑफिस पहुंच गया। सू सर ने उसे चाय बनाकर पीने के लिए इनवाइट किया। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे शेयर प्लान के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनाया था और लॉस के बारे में सोचा भी था। इस प्रोजेक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट आना ये सच में एक प्लेजेंट सरप्राइज है। नैन मैन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। कल वो मेरे पास आई थी और कह रही थी कि वो तुम्हें अलग से एक डिपार्टमेंट मैनेज करने देना चाहती है। ये इतना रीजनेबल नहीं लगता है ना? इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन देना शायद ज्यादा ठीक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? ओह, क्या मेन सुसर का असिस्टेंट बन सकता हूँ? मेयर असिस्टेंट को मेरे लिए हर तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट रिसर्च और सभी प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स। हाल ही में तुम हमेशा मुझसे कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हो। किनजहे, जो चीजें तुम देखना चाहते हो वो कोई आम एम्प्लॉई नहीं देख सकता। तुम करना क्या चाहते हो? किनजहे ने अपने कंधे थपथपाए और स्टॉक फ्यूचर्स एनालिसिस बोर्ड की तरफ इशारा किया। ओह, तुम फ्यूचर्स पर रिसर्च करते हो क्या? उसने सर हिलाकर इस बात की तस्दीक की।
तो सू सर खड़े हो गए। ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट टू मैनेज कर रहा है, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो लोग। तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट सेलिंग टैब करते हैं जब एसेट्स की वैल्यू गिरने वाली हो, हाई पे बेचकर लो पे खरीदते हैं। बोर्ड में फ्लक्चुएशन है, अभी शॉर्ट सेलिंग हावी है, ज्यादा लालच मत करो। फ्यूचर्स मार्केट में कैपिटल निकलना फेडमेंट होगा, लॉन्ग पोजीशन लेना हाई जनरल ट्रेंड है। सीन अब इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट टू के ऑफिस में बदलता है। डिपार्टमेंट टू के डायरेक्टर चेंग वैंग बैठे हैं, चार्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। अचानक एक एम्प्लॉई घबराकर भागता हुआ आया और चिल्लाया, बॉस सिचुएशन बदल गई है, लॉन्ग सेलिंग बहुत अग्रेसिव हो गया है, एक साथ इतना पैसा लगा दिया, हम क्लोज टू द प्रेशर पॉइंट आ गए हैं, अब इसे कैसे हैंडल करें। चार्ट्स में पहले थोड़ा इंक्रीज था, उसके बाद 3 ऊपर जाती हुई लाइंस बनी। अब ये टैम डुओंग खाई थाई का रिवर्सल है। बड़ा प्रॉफिट, हमारा कितना पोजीशन बचा है? 8,50,000 शेयर्स। ये सुनकर चेंग वैंग चौंक गया और जोर से चिल्लाया, अकाउंट नंबर 6 को ट्योरेंट वापस बुलाओ। जंग के जोश में मत बहना, सीईओ के ऑफिस में लौट आओ। क्या लगता है इन दोनों तरफ में, शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग में कौन जीतेगा? देखा जाए तो लॉन्ग सेलिंग तो अभी बांस की धार की तरह बह रहा है। अगर शॉर्ट सेलिंग कुछ पाल के लिए भी शांत और स्थिर रह पाए तो शायद ये पूरी बाजी पलट सकती है। बस डर इस बात का है कि वो लोग डर के मारे भाग ना जाए, खुद ही अपना बेस छोड़ दे। ये सुनते ही सर ट्योरेंट उठ खड़े हुए और अपने डेस्क की तरफ बढ़े। उन्होंने फोन उठाया और ट्रैन क्वांग का नंबर लगाया। अगर पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हो तो बस कुछ और पाल रुक जाओ। सर, हमने यहाँ कोई थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगाया है, जो भी नुकसान होगा वो मेरे हिसाब में लिखना। फोन मैट काटना, मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है। ये सुनते ही ट्रैन क्वांग ने तायु व्युओंग को पुकारा, तायु व्युओंग बस जरा रुको। बॉस, और किस बात का इंतजार है? अगर अभी मदद नहीं की तो हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त मैडम टू फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उन्होंने ट्रेडर को कहा, सभी को 6 अलग शॉर्ट सेलिंग प्राइसेस में डिवाइड कर दो, हर एक डील में 2000 से 3000 शेयर्स होने चाहिए। अपनी पसंद से कोई भी 3 अकाउंट्स चूज करो। लॉन्ग सेलिंग की डिमांड के हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस करो। इसी पाल रूम नंबर 2 का ट्रेडर ट्रैन क्वांग के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा था। तायु व्युओंग भी उस पाल घबराहट में स्क्रीन की तरफ उंगली करते हुए बॉस को चिल्लाकर बोल रहा था, देखो वहाँ। ट्रैन क्वांग मुस्कुराया और बोला, मैडम टू तो कमाल की है, उनका प्रेडिक्शन और ऑपरेशन दोनों ही एकदम टॉप नॉच है। लॉन्ग सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग का टाइमिंग बिल्कुल सही प्रॉफिट पॉइंट पार लगा। पर इसका मुझसे क्या लेना देना? ट्रैन क्वांग ये सुनते ही बुरी तरह हैरान हो गया। मैडम टू ने फोन रखा और टैन ट्रैक की तरफ पलट गई। मानू या ना मानू, पर नाम मन का लोगों को पहचानने का तरीका मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मुझे ज्यादा बेहतर जानती है। बस इतनी सी बात है। मेन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में एक जनरल डायरेक्टर की पोजीशन बना रही हूँ, जो मेरे 3 इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा, और तुम इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो। टैन ट्रैक ने हैरत से पूछा, क्या ये भी दीदी का आइडिया है? नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, पर सच कहूँ तो मैं आपका असिस्टेंट बनना ज्यादा पसंद करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।